हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी का, हम कॉन्टिनेंट के ऊपर बात कर रहे थे और इसमें हम बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर। मैं क्लास देख रहा हूँ पहले कि क्लास लाइव हो गई है कि नहीं, तब उसको स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लूँ फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसी कॉन्टिनेंट के ऊपर अच्छे से समझेंगे हम। और मेरे हिसाब से आवाज़ क्लियर होगी इसमें भी। 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, सो 1 मिनट। तो क्लास का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर हम बात करेंगे प्रॉपरली। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। वैसे अगर हम बात करें और कॉन्टिनेंट के हिसाब से, जैसे हमारा यूरोप हो गया, एशिया हो गया हमारा, इससे अगर हम कंपेयर करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर तो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत कम। पर मैंने बात करी थी कि हम सारे टॉपिक को पढ़ के चलेंगे, कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करेंगे। तो इसको छोड़ना नहीं है, मतलब कोई कोई चीज़ें जो मुझे लगी कि इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा है किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो आपको फिगर दिख रहा है, ये यहाँ से दिख रहा होगा, पहले ये देख लीजिए पूरा। ही यहाँ से ऐसे जा रहा है ये, और ये पूरा इस तरीके से शेप इसका इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है ये। और ये आपका इधर आप जानते हैं कि किस तरीके से आपका एशिया चले जाता है, यूरोप चले जाता है इधर से। ठीक है, ये आपका यूरोप हो गया, नीचे एशिया हो गया। तो इसकी सबसे पहली बात क्वेश्चन ये बन जाता है कि बताइए कि कौन कौन से एक तरीके से देखा जाए कहाँ पर एक तरीके से अलग होता अफ्रीका, या इसके अगर राइट में देखा जाए कौन सा सी है, कौन सा सागर है, लेफ्ट में कौन सा, उन सभी चीज़ों की कोई भी कॉन्टिनेंट आप पढ़ रहे हैं ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर कोई भी एग्जाम उठा के आप देख लेंगे तो सबसे पहली बात हम करते हैं, यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप में बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है। ये आप बात कर चुके हैं। इन द टर्म्स ऑफ एरिया अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर एशिया, मतलब सेकंड नंबर पे आता है। इसका लिखा था कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशिया बाय द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये मैं आपको शायद लास्ट क्लास में बता चुका था। जिब्राल्टर जो जल संधि है हमारी, इसके द्वारा ही आपका अलग हो जाता है यूरेशिया से। यूरेशिया किसको जोड़ा जाएगा, यूरेशिया आप ये कह सकते हैं कि एशिया प्लस में यूरोप, इन दोनों को मिला के हम यूरेशिया की बात कर रहे थे। तो ये जिब्राल्टर जो हमारी जल संधि या स्ट्रेट कह सकते हैं उससे अलग हो जाता है। और जिब्राल्टर कहाँ पर है ये आपको दिख रहा होगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये नीचे वाला पार्ट हो जाता है मोरक्को, और ऊपर वाला पार्ट हो जाता है आपका किसका, स्पेन की बात करी थी मैंने। ठीक है, तो इस वाले पार्ट से ये अलग होके क्या बन जाता है, ये आपका जिब्राल्टर जल संधि बन जाती है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करके आपको बता दिया। यूरोप से अलग हो जाता है कहने का शॉर्टली अगर हम बात करते हैं तो स्पेन और मोरक्को, ऊपर वाला स्पेन है, नीचे वाला मोरक्को है। अच्छा, जिब्राल्टर जल संधि के बारे में हमने बात कर ली। मैं पहले जिब्राल्टर को ही डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं और चीज़ों पर बात करूंगा। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, और चीज़ें भी हैं, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, जिब्राल्टर जल संधि हो गई, भूमध्य सागर हो गया। भूमध्य सागर जो आपका मेडिटेरियन सी है उससे अलग हो जाता है ये, मतलब कि अलग होता अफ्रीका यहाँ से। लाल सागर, लाल सागर कहाँ पर हमने बात की थी, रेड सी। और लाल सागर जैसे आता, मैंने आपको बात कई बार बताया था कि स्वेज कैनाल के बारे में याद रखिएगा। ये आपका स्वेज कैनाल या कहेंगे स्वेज नहर यहाँ पे लिख रखा है। और फिर अरब सागर। तो कहने का मतलब किन किन चीज़ों से आपको मेनली याद रखना है, पहला याद रखना है जिब्राल्टर के बारे में। जिब्राल्टर जो जल संधि है वो एशिया से यूरोप से अलग कर देती है, और यूरोप का कौन सा कंट्री आता है वो आपका स्पेन आ जाता है। इधर होता है मोरक्को, और ये बीच में ही जिब्राल्टर जल संधि है जो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। दूसरी बात हमने बात करी थी लाल सागर, क्योंकि लाल सागर इधर ही है आपका रेड सी, और इसी के ऊपर है आपका स्वेज कैनाल। तो पहले रेड सी अलग कर देता है अगर आप बात करेंगे एशिया से, किसको, अफ्रीका से। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करके आया है, और मैं यही बोलता हूँ कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जब मैंने एसएससी 2016 की याद करी थी तो ल्यूसेंट से पढ़ता था मैं इस चीज़ को, और मैंने इसको रट्टा मार रखा था कि रेड सी से अलग हो जाता है। पर ये मैंने कभी एटलस में नहीं देखा, कभी चीज़ों को समझा नहीं। और ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि समझना बहुत ज़रूरी है। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रेड सी से अलग कर देता। रेड सी कहाँ पर है, तुरंत याद आएगा कि सऊदी अरब से नीचे पड़ता है ये, और यहीं पर आपका इजिप्ट पड़ जाता है, और यहीं पर आपका स्वेज कैनाल है। तो ये हो जाएगा, स्वेज कैनाल भी इसको अलग कर देता है, किसको, अफ्रीका से अलग हो जाता है एशिया। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा हो जाता है भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, फिर आपका लाल सागर रेड सी, फिर अरब सागर, फिर आपका स्वेज कैनाल। ये सभी अफ्रीका को अलग कर देती है इन जगहों से। इसके बाद हम समझते हैं, यहाँ पे लिखा है यूरेशिया से अलग हो गया। फिर अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर है तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। द इंडियन ओशन लाइज टू द
ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका एंड द अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं याद करने की। अटलांटिक ओशन तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, अटलांटिक ओशन हो गया। क्या लिख रहा है यहाँ पर, हिंद महासागर जो है हमारा इंडियन ओशन है जो, वो पूर्व में पड़ता है, पूर्व में इधर पड़ेगा इंडियन ओशन, ठीक है। हिंद महासागर के बारे में मैंने आपको बोला था कि आप वर्ल्ड मैप को दिमाग में तुरंत याद रखें, तो उसमें कोई दिक्कतें आती नहीं है। अगर आप बात करेंगे ऊपर कौन सा पड़ जाता है, आर्कटिक उत्तर की तरफ, ठीक है। तो अटलांटिक इधर हो गया आपका वेस्ट में, या पश्चिम कह सकते हैं, और पूर्व में पड़ जाता है इंडियन ओशन या हिंद महासागर जिसको कहा जाता है। महासागर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कौन कौन सी जगह में कौन कौन सी देखने को मिलती है। मैंने आपको बोला था जिब्राल्टर जल संधि के बारे में या जिब्राल्टर स्ट्रेट के बारे में। यह जिब्राल्टर के बारे में सबसे पहला पॉइंट बनेगा आपके लिए जिब्राल्टर का, कि किससे अलग करता है। पहली याद, यूरोप से अलग हो जाता है क्या, अफ्रीका। और यूरोप की कंट्री कौन सी आ जाती है, उसका नाम है स्पेन, और अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, वो है मोरक्को। यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम बोलेंगे कि जो जिब्राल्टर जल संधि है किसके दो बीच में एक तरीके से वाटर स्टेट देखने को मिलती है, वही है जिब्राल्टर किसके देखने मिलती है, आपका यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में। कंट्री पूछेगा तो मोरक्को और स्पेन याद रखना है। तीसरी पॉइंट अगर हम बात करते हैं जिब्राल्टर के बारे में कि और क्या करता है ये, तो मैंने बताया था कि यूरोप का जो है आपका अफ्रीका से तो अलग करता ही है, आपका भूमध्य सागर जो है और उत्तरी सागर जो है आपका, यहाँ पर वाला पार्ट जो मैंने बताया था मेडिटेरियन सी हो गया भूमध्य सागर, और यहाँ पर आपका नॉर्थ सी जो है उससे इसको जोड़ देता है, ठीक है। नॉर्थ सी, उत्तर सागर, उत्तरी सागर कह सकते हैं, और जो है आपका मेडिटेरियन सी जिसको कहेंगे भूमध्य सागर, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। ये तीनों क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुके हैं कि बताइए कि किन किन के तरीके से आपको याद रखना है, तो किसी को भी छोड़ना नहीं है। रेड सी को तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, रेड सी आपका इधर पड़ता है जो आपको अफ्रीका और एशिया से अलग कर देता है दोनों को, और उसी के ऊपर है स्वेज कैनाल, तो रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं पहली बार। देखिए अगर हम बात करते हैं इकलौता अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है जिसमें आप कह सकते हैं कि विषुववृत्त, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विषुवत व्रत जिसको कहेंगे, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। विषुवत व्रत होता है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इसमें आप सर्कल ऐड कर लीजिएगा। विषुवत व्रत हो गया। दूसरा आपका हो जाता है भूमध्य सागर वाला जो हमने बात कही थी, इसको कहते हैं कर्क व्रत या कर्क रेखा, आपने सुना होगा, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। शायद गलत हो गया मुझसे, एक मिनट दोबारा लिख लेते हैं। ये हो जाता है आपका इक्वेटर, ये लिखा भी है यहाँ पर, इक्वेटर ये हो गया यहाँ पर। कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मकर के बारे में, मकर व्रत या मकर रेखा आपने कई बार सुनी होगी, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मकर रेखा को कहा जाता है। आप इसमें जोड़ सकते हैं अगर सर्कल की बात कर रहे हैं। ये मैं तीनों की चीज़ क्या बता रहा हूँ, क्योंकि तीनों के तीनों जो सर्कल देखने को मिलते हैं वो इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जो यहाँ पर देखने को मिलता है। जब मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में समझाऊंगा तो वहाँ पर डिटेल में आपको समझ में भी आ जाएगा। बस आपको वन लाइनर याद रखना है कि इकलौता जो कॉन्टिनेंट है आपका, इसको यहीं पर देखने को मिलता है, मतलब तीनों सर्कल यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अच्छा, इसकी बात अगर हम बात करें, अगर हम प्रायद्वीप के बारे में बात करते हैं कि ऐसा कौन सा प्रायद्वीप है आपका, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि आपसे पूछा जाएगा कि इसका सबसे बड़ा प्रायद्वीप किसको कहते हैं। मैंने बताया था पेनिसुला। तो पूछा जाता है कि बताइए सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है आपका इसमें पूरे अफ्रीका में कौन सा है, तो उसको कहेंगे, आप याद रखिएगा, सोमाली, ठीक है। सोमाली बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पेनिसुला उसको कहा जाता है जो इस तरीके की शेप में होता है, 3 जगह वाटर से घिरा होता है, जैसे हमारे भारत का भी हिस्सा है, ये जो इधर वाला पार्ट देखा जाता है आपका, इसी को पेनिसुला कहा जाता है, प्रायद्वीप हिंदी में कहते हैं। तो सबसे बड़ा अफ्रीका का जो है पेनिसुला, उसको कहते हैं सोमाली, तो इसको हिंदी में भी रखें आप, सोमाली। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं, हाँ एक और बहुत ज़रूरी है जिसका मैं आगे बताऊंगा वैसे, सिनाई प्रायद्वीप के बारे में। सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पर है, ये रहा सिनाई प्रायद्वीप, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, और नहीं तो अपने पास मैप रखिएगा अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, क्योंकि मैप यहाँ पे मेरे को क्लियर दिख रहा है, कई बार होता है वीडियो में क्लियर नहीं होता है वो। तो सिनाई प्रायद्वीप, ये कई बार आता है कि बताइए सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पर है आपका, तो ये वाला पार्ट है आपका सिनाई प्रायद्वीप का, ठीक है। तो जो सिनाई प्रायद्वीप है, अगर हम इस तरीके से देखा जाए इसमें कि ये है आपका, दिख रहा होगा आपको, तीनों जगह से पानी से घिरा हुआ है। तो ये सबसे पहली बात क्वेश्चन बन जाता है कि ये है कहाँ पर। पहली बात है इजिप्ट में, मिस्र में। मैं इसको अलग से भी डिटेल में समझाऊंगा भी, बस ये पहली बात है कि सिनाई प्रायद्वीप कौन सा ऐसा प्रायद्वीप है जो अफ्रीका को एशिया से अलग कर देता है, तो यही वाला है जो आपके इजिप्ट में पड़ता है। और इजिप्ट से आप याद रखिएगा यहीं पे स्वेज कैनाल भी पड़ती है, जो मैंने बहुत डिटेल में समझाई थी, वो अफ्रीका को एशिया से अलग कर देती है। रेड सी, तीनों को चीज़ों को साथ में रिलेट करके रखना है।
और मैं एक चीज़ और बता दूं, जब हम इजिप्ट की बात करेंगे वैसे अलग से, फिर भी मैं समझा देता हूँ। इजिप्ट है ये वाली, इजिप्ट की रिवर है नील, ये बहुत फेमस है पूरा, अगर हम बात विश्व की करते हैं सबसे बड़ी नदियों में एक है ये नील रिवर। और इसको नील का वरदान भी कहा जाता है, किसको, इजिप्ट को। और यहीं पर आप सभी को बता रखा है मैंने, नील रिवर जो है उपहार कहते हैं इसको हिंदी में, नील का उपहार किसको, इजिप्ट को कहा जाता है। अलग से मैं इसको बात करूंगा अभी। स्वेज कैनाल जो है आपकी यहीं पर पड़ती है इजिप्ट में, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, पर मैं ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ जो कि हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, बाकी देखिए मैंने यहाँ पर इसके वो लिख रखे हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ की तरीके से मैं अपनी तरीके से मैप में देख देख के जो जो मुझे ज़रूर लग रहा है वो मैं बता देता हूँ। बाकी आपको पता है कायरो इसकी क्या है, कैपिटल है किसकी, इजिप्ट की, उसको भी याद रखना हमारे लिए। सबसे पहली बात हम बात करते हैं माउंट किलीमंजारो, सुना होगा आपने, माउंट किलीमंजारो। ये पड़ता है आपके तंजानिया में, बहुत ज़रूरी है, किलीमंजारो ऐसे लिखा जाएगा, माउंट किलीमंजारो तंजानिया में मिलता है। और माउंट किलीमंजारो ही अफ्रीका की सबसे बड़ी, अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करते हैं, सबसे ऊंचाई पर जो पीक देखने को मिलती है वो ही है हमारी माउंट किलीमंजारो। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और अगर हम बोलेंगे तंजानिया कहाँ पर है, तो ये रहा आपका तंजानिया। ठीक है, और तंजानिया की कई बार कैपिटल पूछी जाती है, डोडोमा, याद रखिएगा, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है और मैंने स्टैटिक जीके में आपको समझाया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, किस तरीके से हमको याद रखना था, तंजानिया जो आपकी माउंट किलीमंजारो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। मैं हमेशा आपको बता चुका हूँ, रिवर आपको याद रखना है पहले, अगर किसी कॉन्टिनेंट की बात करें सबसे बड़ी, हम नील रिवर के बारे में बात कर चुके हैं। फिर हमें पीक याद रखनी है जो सबसे बड़ी है तंजानिया, वो जो आपकी माउंट किलीमंजारो तंजानिया में, ऐसी चीज़ें हमको याद रखनी सबसे ज़रूरी है। राइट, और स्पेसिफिक जगह क्या पूछा जाता है कि कौन सी जगह में, तो आपके तंजानिया स्टेट जो आपका कंट्री है यहीं पर देखने को मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर दिख रहा होगा आपको नीचे की तरफ, ये है आपका साउथ अफ्रीका जो क्रिकेट खेलने आती है मैच। और आपको मैंने बताया था नेल्सन मंडेला के बारे में, नेल्सन मंडेला। आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि साउथ अफ्रीका में अगर आप क्रिकेट टीम देखेंगे साउथ अफ्रीका की, तो उसमें देखने को मिलता है कि जो अंग्रेज टाइप के, जिनको गोरा कह सकते हैं आप, उनकी टीम में ज़्यादातर आप देखेंगे गोरे होते हैं और कुछ होते हैं उसमें ब्लैक मैन, मतलब आप कह सकते हैं काले। तो ये रंग भेद की नीति होती थी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताना है आगे, वैसे इसको कहा जाता है ब्लैक कॉन्टिनेंट। ब्लैक कॉन्टिनेंट क्यों, क्योंकि देखिए ये कॉन्टिनेंट है ना, आज तक, अभी रिसेंट में एक बहुत अच्छी कंट्री थी अफ्रीकन, मेरे दिमाग से निकल रही है, अभी लास्ट 2021 या 22 की बात है, उसको भी आज़ाद किया गया है। एक तरीके से उपनिवेश था, वो गुलाम था किसका, ब्रिटेन का। और वो बहुत लंबे समय से परेशान थे। जितने आप ज़्यादातर कंट्री देखेंगे, ये ज़्यादातर बहुत गरीब कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज़। और आप हमारे इंडिया में देख सकते हैं, जिनको देखेंगे, जो कई, आप दिल्ली में आए होंगे कभी, तो दिल्ली में देख सकते हैं, जो हमारा साउथ दिल्ली है वहाँ पर बहुत घूमते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर इनको रोज़गार वगैरह इतना अच्छा मुहैया नहीं होता, तो यहाँ पर आ जाते हैं भारत में, जो यहाँ से इनकी स्टैंडर्ड थोड़ा लाइफ का ऊपर यहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि इनको पैसा वगैरह ठीक मिलता है। तो यहाँ पर पहली बात गरीबी बहुत है, तो इनको ब्लैक कॉन्टिनेंट इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोग जितने ज़्यादातर वो काले ही देखने को मिलते हैं। और जैसा आप वेस्ट इंडीज़ जानते हैं, वेस्ट इंडीज़ के बारे में, वो जो आपका वेस्ट का पार्ट पड़ता है, इसलिए उसको वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। कोई स्पेसिफिक अगर हम बात करें, कोई क्रिकेट टीम नहीं है वेस्ट इंडीज़। जैसे जमाइका आपने सुना होगा, बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे जमाइका, और जमाइका से ही आते हैं हमारे कौन व्यक्ति, आपके उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट। और मैंने आपको बताया था जैसे जमाइका के साथ क्रिस गेल की भी है, तो आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम आती है मैच खेलने के लिए। कोई वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है, बस उनके ही कह सकते हैं, बहुत सारे आइलैंड है यहाँ पे साइड में, उन आइलैंड कह सकते हैं, इनका अलग अलग पार्ट है, उन सभी पार्ट को मिला के एक तरीके से वो कहते हैं कि अपने आप को एक देश के रूप में रिप्रेजेंट करके हुए आते हैं। वो अलग अलग जगहों से होते हैं, ये नहीं होता कि स्पेसिफिक एक देश के होंगे। इसलिए आपको पता होगा कि वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री है नहीं, पहली बात। मैं बात कर रहा था साउथ अफ्रीका के बारे में, तो नेल्सन मंडेला को इतनी परेशानी क्यों सामने करनी पड़ी, क्योंकि नेल्सन मंडेला इस जगह में, आप जानते हैं मैंने बताया ब्लैक हैं, और ज़्यादातर ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर ज़्यादातर अश्वेत लोग ही रहते हैं, मतलब जो उस तरीके से देखा जाए तो नस्ल भेद होता था। पर अफ्रीका वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसमें थोड़ा ऐसा अलग से देखा जाता है कि यहाँ पर लोग थोड़े गोरे चमड़ी वाले होते हैं इधर के। कारण ये क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर, मैंने बताया, उपनिवेश करके रखा, तो यहाँ पर लोग रहने लगे, अंग्रेज वगैरह ब्रिटेन के लोग आने लगे। फिर एक तरीके से जब आप धीरे धीरे कोई चेंजेस होता है तो बहुत अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा मेजोरिटी देखा जाए तो रंग भेद इसलिए देखा गया क्योंकि लोग यहाँ ज़्यादातर गोरे देखने को मिले, और इसलिए जो भी इनका जो एक तरीके से अस्तित्व ज़्यादा रहा वो यहाँ पर गोरों का ही रहा। इसलिए नेल्सन मंडेला को बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ा साउथ अफ्रीका में, इसलिए इनको अफ्रीका का गांधी कहा गया था, और यही साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका के बारे में इसलिए डिटेल में मैं समझा रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ मैंने बोली थी, ब्लैक कॉन्टिनेंट इनको कहा था ये जो आपके ब्रिटेन ने, और ज़्यादातर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज इनको ब्लैक कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो
बहुत ही मतलब मैंने जैसे बताया कि इस जगह से ऐसा यहाँ पर थोड़ा क्लाइमेट है कि यहाँ के जो भी लोग होते हैं वो अश्वेत होते हैं, मतलब गोरे नहीं होते, इसलिए इनको काला कहा गया था। गरीबी भी है इनके यहाँ, इनका मजाक बनाने के लिए बोला गया ब्लैक कॉन्टिनेंट। तो कई बार एग्जाम में आता है कि बताइए किसको कहा जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। साउथ अफ्रीका वाली जो जगह है ये आपको दिख रहा होगा केप टाउन, ठीक है। ये नीचे वाला दिख रहा होगा केप ऑफ गुड होप। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी केप ऑफ गुड होप के बारे में कि बर्तोलोमियो जो व्यक्ति था, हिस्ट्री में हमने बात करी थी कि उसी ने एक तरीके से इसकी खोज करी थी, और एक तरीके से वो अलग तरीके से घूमता हुआ आ रहा था, वो यहाँ तक पहुंचा था केप ऑफ गुड होप के रास्ते, फिर वो वहाँ से वापस चले जाता है। नहीं तो बर्तोलोमियो ये व्यक्ति था जिसने एक तरीके से भारत की खोज कर सकता था, पर इसी रास्ते को अपनाते हुए आता है वास्को डी गामा, तो वो यहाँ से मुड़ता नहीं है केप ऑफ गुड होप के रास्ते, वो आगे आगे चलता चले जाता है और फिर यहाँ से धीरे धीरे भारत की तरफ वो पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केप ऑफ गुड होप वाली जगह कौन सी जगह पड़ती है। साउथ अफ्रीका का एकदम नीचे वाला पॉइंट है, या कह सकते हैं अफ्रीका का एकदम नीचे वाला पॉइंट या दक्षिण वाला पार्ट बोला जाए तो वो केप ऑफ गुड होप ही है। इसको हिंदी में कहते हैं आशा अंतरिम, आशा अंतरिम, ठीक है। बर्तोलोमियो ने इसको खोजा था, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है ये, और साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ये सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आज के टाइम पे भी रंग भेद की एक तरीके से वहाँ पर देखना जाता है, क्योंकि आप क्रिकेट टीम देखेंगे रबाडा आपके साउथ अफ्रीका से आते हैं। खैर आज के टाइम पे तो बहुत कम हो गया है, पर देखा जाएगा कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गोरो लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। अब तो बहुत समाप्त कर दिया गया नेल्सन मंडेला के बाद, इसलिए वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के, क्योंकि इतनी बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था वहाँ पर साउथ अफ्रीका में। अच्छा, इसके अलावा हम कुछ और बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक याद रखना है कि यहाँ पर विक्टोरिया झील रहती है, झील स्थित है विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि विक्टोरिया लेक कौन से कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। इसको याद रखिएगा, ये आपका इधर ही है विक्टोरिया कॉन्टिनेंट, सॉरी विक्टोरिया लेक आपके इसी महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और ये अगर बोलेंगे कि सबसे बड़ी झील अफ्रीका की कौन सी है तो यही है। पहला रिवर की बात हमने कल ही, नील रिवर हो गया। दूसरा हमने लेक के बारे में बात कर ली, झील के बारे में। और मैंने एक और चीज़ आपको शायद बताई थी अभी, हाँ, किलिमंजारो के बारे में। माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है अगर अफ्रीका की बात हम करते हैं तो, राइट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जो विक्टोरिया लेक है आपकी, इससे भी थोड़ी सी ज़रूरी बन जाती है कि जो विक्टोरिया लेक है यहीं से आपकी क्या नाम कहते हैं, नील रिवर, या उसको नाइल पढ़ते हैं कई जगह, जो नील नदी है वो विक्टोरिया झील से ही निकलती है, और सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है पूरे इसमें। और ये भूमध्य सागर जो आपका मेडिटेरियन सी है वहाँ पर आके गिर जाती है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, मेडिटेरियन सी में ये आके गिर जाती है नील रिवर। बहुत लंबे से मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था कि इस तरीके से आपकी नील रिवर बहती है। और मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा फायदा है नहीं, अगर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो भी दिक्कत कर जाएगा कि यूपीएससी लेवल तक नहीं जाना। जो जो ऊपर चीज़ें आपको याद रखनी है, बस बस मैप के हिसाब से मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको दिमाग में रखना है कि जो आपका ये जिब्राल्टर था, रेड सी हो गया आपका, या मैं आपको सोमाली के बारे में बता रहा था, ये सब चीज़ों को दिमाग में रखना है आपके लिए। सिनाई प्रायद्वीप के बारे में मैंने बताया, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं और चीज़ों के बारे में, जैसे कि अगर ये हो गया अफ्रीका की, एक और रिवर है, बहुत फेमस रिवर है जिसको कहते हैं कॉन्गो, कॉन्गो रिवर। यहीं पर था, अभी मैं दिखाता हूँ, ये रही कॉन्गो, कांगो रिवर, या इसको दूसरा नाम कहते हैं, इसको जायरे रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। जायरे बहुत फेमस रिवर है आपकी, अगर अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका की अगर हम सबसे बड़ी लंबी नदियों में बात करते हैं, पहले तो नील रिवर हो गई, दूसरे नंबर पे आती है आपकी जायरे रिवर, इसको कॉन्गो भी बोला जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है जायरे को ऐसे लिखेंगे, एक बार आप देख लीजिएगा स्पेलिंग इसकी इंग्लिश में, जायरे मैं ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं, नहीं तो आप जरूर सर्च करके देख लीजिएगा। हिंदी में इसको ऐसे ही लिखते हैं, इंग्लिश में मुझे नहीं पता, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसका दूसरा नाम है जायरे। जायरे रिवर अगर हम बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी नदियों में, पहली बात तो विश्व की सेकंड सबसे बड़ी नदी है अगर हम लंबी नदी में बात करेंगे विश्व में, और अफ्रीका की बात करें तो सबसे बड़ी नदियों में सेकंड नंबर पे आती है, तो ये भी हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। दोनों तरीके से अगर विश्व के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी नदियों में ये सेकंड नंबर पे आती है, विश्व में बड़ी नंबर पे, और सबसे लंबी रिवर में अगर अफ्रीका की बात करते हैं तो ये कॉन्गो रिवर है, या इसको जायरे रिवर के नाम से भी जाना जाता है। या ये भी माना जाता है कि बड़ी रिवर मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पानी एक तरीके से वो संचित करके चलती है या ढो के चलती है अपने पर। जैसे एक तो रिवर होती है लंबी, जो बहुत लंबा ट्रेवल करती है, एक होती है बहुत चौड़ी, उसी को आप बड़ी रिवर के रूप में भी बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा पानी स्टोर करके जा रही है तो उस हिसाब से उसको बड़ी भी माना जाता है, ठीक है। दोनों में ये थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, इसके अलावा एक और रिवर है आपकी, पहली वो रिवर तो मैंने आपको बता दी कि एक तो कॉन्गो रिवर याद रखेगा, कॉन्गो रिवर, एक नील रिवर याद रखेगा, और एक इसकी ज़ात जो इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी, ठीक है, जाम्बेजी नदी, इसको ऐसे लिखेंगे जाम्बेजी, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं जाम्बेजी नदी। ये जो रिवर है जाम्बेजी नदी,
ये इसी जो हम बात कर रहे थे एक और चीज़ है यहाँ पर, आपको सुना होगा आपने विक्टोरिया जलप्रपात या विक्टोरिया वाटरफॉल, ये आपका अफ्रीका में ही पड़ता है। ठीक है, विक्टोरिया वाटरफॉल। सबसे पहली बात ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी इसके पास है, जो विक्टोरिया फॉल के पास, तो है आपकी जाम्बेजी नदी, या इसी के ऊपर है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन, कई बार आपके यहाँ रखा है। पहली बात अफ्रीका में है, दूसरा बात कौन सी रिवर में है, जाम्बेजी रिवर में, जाम्बेजी रिवर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अपनी ऊंचाई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है आपका ये विक्टोरिया वाटरफॉल, बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे उस तरीके से देखा जाए तो। और ये भी माना जाता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इसका नाम बहुत ज़्यादा माना जाता है पूरे इसमें। तो हमने कौन कौन सी रिवर की बात कर ली। पहले रिवर हमने बात करी थी आपकी नील रिवर के बारे में, जो नाइल रिवर जिसको बोलते हैं, अफ्रीका के आपके इजिप्ट में देखने को मिलता है उसको। दूसरा आपका, हाँ एक और रिवर में बताना भूल गया थोड़ा सा, वो भी ज़रूरी है, डायरेक्टली आ जाता है कि बताइए कौन से कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है ये रिवर, तो वो बस हमको याद रखना है। सबसे पहला रिवर नाइल रिवर, नील नदी जिसको कहा जाएगा। सेकेंडली अगर हम बात करेंगे जो हमने बात करी जाम्बेजी के बारे में। ठीक है, पहले बात करते हैं कॉन्गो के बारे में, कॉन्गो हमने बात करी, फिर हमने बात करी थी जाम्बेजी के बारे में, जाम्बेजी। ठीक है, इसका नाम जायरे नाम है, ये भी याद रखिएगा, सेकंड नाम जाम्बेजी हो गया। और एक और होती है आपकी नाइजर। ठीक है, नाइजर बहुत ज़्यादा फेमस है ये भी, नाइजर रिवर, या इसको ऐसे लिखेंगे नाइजर, नाइजर रिवर। ये चारों की चारों रिवर हमको याद रखनी है कि कहाँ से। वैसे बहुत सारी रिवर जाती है यहाँ से, ऑरेंज भी जाती है, लिम्पोपो भी जाती है, पर वो थोड़ा यूपीएससी लेवल तक चले जाता है, उसका कोई महत्व है नहीं। बस चार याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जाता है कि कहाँ पर है ये, तो ये सारी आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलती है। एक और चीज़ आपको पता होगा, सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है या सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। ये कहाँ पर है, आपके अफ्रीका में ही है, बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है ये। और इसको ये सिंपल से याद रखिएगा कि जो आपका उत्तरी अफ्रीका है यहीं पर ये देखने को मिलता है, एक स्पेसिफिक देश में नहीं है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। बस ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा डेजर्ट पूरे विश्व का कौन सा है, सहारा, कौन से कॉन्टिनेंट में, आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। मैंने जैसे बोला है कि यहाँ पर थोड़ा क्लाइमेट का ज़्यादा धूप पड़ती है बहुत कड़क, इसलिए टेम्परेचर का भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ऐसा देखा जाता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, वेरिएट करता है यहाँ पे। टेम्परेचर की बात करूं, वैसे इस अफ्रीका में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अभी हाल ही में कुछ समय पहले भी मेजर किया गया था, वैसे चार्ट में भी देखा गया था एक बार। पर इस तरीके से देखा जाए तो एक जगह है यहाँ पर, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, अल अजीजिया, यहाँ पर हुआ था वो। और अल अजीजिया शायद मेरे हिसाब से इस वाले इलाके में थी। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी देखा जाता है जहाँ पर, गर्मी के हिसाब से 58 डिग्री तक पहुँच गया था। 58 डिग्री बहुत होता है, मतलब जैसे अगर आप जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं अगर आप थोड़ी देर उसमें धूप में घूमें तो आपकी मृत्यु होने की पूरी संभावना है देखने को, अगर ये देखा जाता है। ठीक है, और मैप को देख के ही मैं याद कर रहा हूँ। देखिए यही है हमारा तरीका कि मैप सामने रखा हुआ है, मैप को जितना हो सकता है उसको रिलेट करें कि हाँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या क्या मुझे याद रखनी है। जैसे इजिप्ट दिख गया तो आप नील रिवर याद कर लिया, कॉन्गो रिवर याद कर लिया, मैं जो जो रिवर बता रहा हूँ। जैसे आपने देख लिया ये कंट्री के साथ मोरक्को के साथ अलग कर रहा है, आपकी ये स्वेज कैनाल हो गया, ये सब चीज़ों को दिमाग में रखना है जिससे आसानी हो जाएगी याद करने में। अफ्रीका से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, पहला बात तो यही है सबसे बड़ी बात। अच्छा, एक जो चीज़ मैं बताना ही भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न किस तरीके से दिख रहा है, एक सींग की तरीके से निकला हुआ है, अगर इस तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से निकल रहा है, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ पूछी जाती है कि बताइए कि हॉर्न अफ्रीका के बारे में कि इसमें कितनी कंट्रीज़ आती हैं। तो तीनों कंट्रियों के आपके नाम याद रखने, वैसे कंट्रीज़ बहुत सारी हैं पर इनमें सबसे ज़रूरी है, पहली का नाम है इरिट्रिया, यहाँ पर दिख रही होगी, दूसरी का नाम है इरिट्रिया हो गया, एक इथियोपिया हो गया, इथियोपिया जिसको बोला जाता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेता हूँ मैं, इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया हो गया, और तीसरी है सोमालिया। ये तीनों कंट्री इसी के अंतर्गत आती है और ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि बताइए जो आपका क्या कहते हैं, मैं अभी बात कर रहा था हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है। एक सोमालिया हो गया, आपकी इरिट्रिया हो गया, इथियोपिया हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए कंट्री यहीं से शेयर करके जा रही बाउंड्री। एक और इसका नाम आ जाता है जो कई बार बोलते हैं जिबूती के बारे में, जिबूती इसके अंदर आती है, जिबूती को ऐसे लिखा जाएगा, जिबूती ऐसे लिखा जाएगा, वैसे इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं। चार कंट्री बेसिकली इसको कंसिडर किया जाता है किसके अंदर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। क्यों, क्योंकि एरिट्रिया आपके यहाँ पड़ती है, एथियोपिया आपके यहीं पे पड़ती है, और आपकी जिबूती है ना जो आपकी इसी जस्ट एकदम सामने में, देखिए दिख भी रहा होगा शायद, मेरे हिसाब से वीडियो में नहीं दिखेगा,
पर आप मैप देखेंगे तो जिबूती इस वाले पार्ट में पड़ता है एकदम साइड में, और सोमालिया आप जानते हैं इस वाले पार्ट को कहा जाता है, तो ये सोमालिया है। इसलिए इसमें 4 कंट्रियों को मेजर किया जाता है ज़्यादातर, और कई बार देखा जाता है कि जिबूती को अलग कर दिया जाता है। अभी रिसेंट का कोई पेपर था, वहाँ पर मैंने देखा जिबूती को नहीं रखा गया था, पर आपको चारों ऑप्शन दिमाग में रखने की कौन कौन सी कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो फिगर देखेंगे मैप में एक तरीके से सींग निकली हुई लग रहा है, ठीक है, हॉर्न सींग की तरीके से इसको देखा जाता है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। तो मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो गया होगा, जो बहुत ही ज़रूरी था। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें सोच रहा हूँ कि एक तो मैंने बता दिया आपको केप ऑफ गुड होप के बारे में, जो आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको इसको क्या कहा जाता है, आपका काला महाद्वीप या ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता है, या इसको दूसरा नाम इसका अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप इसलिए कहा गया है, अंध महाद्वीप, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा क्या कहते हैं, वैसे मैंने इसको हिंदी में याद करा था। अंध महाद्वीप सिंपल सी बात है, क्योंकि अंधेरा है, और अंधेरा इसी पर्पज से इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि मजा लेते हुए जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज ने इनको दिया था, खासकर ब्रिटेन ने, क्योंकि यहाँ के लोग ब्लैक हुआ करते थे। अब मैंने आपको बता रखा है, इंडिया में हम देखेंगे तो इंडिया के साथ भी इन्होंने व्यवहार करा था, यहाँ के भी लोगों को ब्लैक कहा जाता था, तो फिर यहाँ के लोगों को तो छोड़ते नहीं वैसे भी, ठीक है। तो इसलिए हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। पर अगर हम इस तरीके से देखते हैं कि अफ्रीका ऐसा देश नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता, हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो कृषि बहुत कम होती है, पर यहाँ पे इलायची हो गया, लौंग हो गया, बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पूरे विश्व में यही करते हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताइए लौंग और इलायची का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से कॉन्टिनेंट में होता है, तो यहीं पर होता है। लगभग आप कह सकते हैं विश्व का या वर्ल्ड का 90% प्रोडक्शन इलायची और आपका लौंग, इन दोनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, एक बार आप चेक कर लीजिएगा इलायची और लौंग के बारे में, इंग्लिश में एक बार सर्च कर लीजिएगा क्या कहते हैं इसको। मैं शायद गलत बता दूं तो उससे फ़ायदा नहीं, आप एक बार चेक कर ले। विश्व का 90% अफ्रीका कॉन्टिनेंट करता है इसका प्रोडक्शन, और खासकर 2 द्वीप हैं जहाँ से निकलता है, एक का नाम है जंजीबार, जंजीबार, और एक का नाम है पेम्बा, पेम्बा, ठीक है। तो ये 2 कॉन्टिनेंट है, सॉरी 2 यहाँ के एक तरीके से आइलैंड है जहाँ पर ये इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए ऐसा नहीं कि बस ये 2 ही जगहों से होता है, पर सबसे ज़्यादा इसी जगहों से होता है, इसलिए माना जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के मामले में यही अफ्रीका ही है, इलायची और लौंग के मामले में। अच्छा देखिए और कुछ चीज़ें सोचते हैं जो बहुत ज़रूरी यहाँ से मैप से देखने को मिलेगा। केन्या की कैपिटल कौन सी? नैरोबी, याद रखिएगा ये। और केन्या से रिलेटेड भी मुझे कुछ, हाँ केन्या मैंने बताया था ना आपको कि बहुत करीब कंट्री यहाँ पर देखने को इसलिए भी मिलती है, आपने देखा होगा केन्या का जो क्रिकेट बोर्ड था पूरी तरीके से विध्वंस देखने को मिल सकता है कि एक तरीके से कॉलप्स कर गया था। क्यों? क्योंकि बहुत गरीब था यहाँ पे, मैंने बताया गरीबी बहुत ज़्यादा है, और कहते थे कि यहाँ पे जब पहले आपने शायद 90s के दौर में जब 2005 के अराउंड जब वर्ल्ड कप हुआ करता था, बड़े बड़े प्लेयर निकलते थे यहाँ से, एंटी फ्लावर, ग्रांड फ्लावर नाम था जिनका, बहुत बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं केन्या से, पर गरीबी के कारण फिर ये इनका जो क्रिकेट बोर्ड था समाप्त हो गया, पैसों की कमी देखने को मिली, इसलिए सबसे बड़ा जो यहाँ का मुद्दा है गरीबी है। और अभी हाल ही में आपको पता है कि कोरोना की जो वैक्सीन दी जा रही थी, यहाँ पर लोग जो यूरोपियन कंट्रीज हो गई, भारत ने बहुत हेल्प करी, क्योंकि यहाँ के लोग इतना उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए सब चीज़ों को करना पड़ा था। एक यहाँ पर पड़ता है आपका साउथ सूडान, साउथ सूडान, ठीक है, साउथ सूडान, ये आपका जो आपका यूनाइटेड नेशंस है, हमने बात करी थी यूएनओ, उसका 193वां सदस्य 193 सदस्य बनने वाला देश बना था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। वर्ष था 2011 का। तीनों चीज़ याद रखनी है, साउथ सूडान कब जुड़ता है, वर्ष 2011 में, कौन सा कंट्री बना 193वां, किस में जुड़ा था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इसको जरूर याद रखना है, और ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और इसकी कैपिटल भी कई बार पूछी जाती है, तो जूबा याद रखिएगा, इसकी कैपिटल के रूप में इसको जाना जाता है। ये हालांकि मैंने आपको स्टैटिक जीके में बता दिया था, और बाकी और चीज़ सोचते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। देखिए कॉन्गो के बारे में बात करते हैं। कॉन्गो कहाँ था? भी यहीं पर हमने देखा था, ये रहा कॉन्गो। कॉन्गो की एक छोटी सी जनजाति है, पर फेमस है पूरे विश्व में, अगर जिसका नाम बोलते हैं बंतू, बंतू प्रजाति, एन है ये, बंतू प्रजाति, इसको ऐसे लिखेंगे, या ट्राइब कह सकते हैं। कहा जाता है बंतू प्रजाति कहाँ पर देखने को मिलती है, वैसे अफ्रीका में, और आपने देखा होगा अफ्रीका की बहुत सारी जनजातियाँ बहुत फेमस है, मूवीज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा, उसमें बंतू का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि बंतू के बारे में। अच्छा बंतू हो गई, और इसके अलावा एक कंट्री और देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और दिमाग में, नाइजर से भी रिलेटेड था कुछ, मैं वही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी इंपॉर्टेंट हो, ज़्यादा हमको दिमाग में नहीं रखना। नाइजीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। नाइजीरिया के लिए देखिए
आपने सुना होगा पाम ऑयल, पाम ऑयल, सॉरी ऑयल हो जाएगा ये, जिसको कहते हैं तेल ताड़। तेल ताड़ पूरे वर्ल्ड में फेमस है सबसे ज़्यादा। अगर आप बोलेंगे कि तेल ताड़ या पाम ऑयल कहाँ से निकलता है, आपके नाइजीरिया से निकलता है। और पाम ऑयल के मामले में इसको इसलिए कहा जाता है कि पाम ऑयल का देश है ये, या कंट्री कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी कंट्री है ऐसी, तो ये भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बात करा है नाइजर, ये नाइजर भी याद रखिएगा। यहीं पर आपकी एक नाइजर रिवर है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। नाइजर रिवर के लिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि केंजी डैम के बारे में आपने सुना होगा। केंजी, केंजी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये जे है और ये आई है, इसको ऐसे लिखेंगे। केंजी जो आपका डैम है बहुत फेमस है पूरे विश्व में, और ये नाइजर रिवर के ऊपर ही है। नाइजर रिवर जो मैंने बताया था इधर ही पड़ता है आपका, इस वाले इलाके में। तो नाइजर से इसको याद रखिएगा। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बताइए नाइजर रिवर जो है आपकी डैम जो बना हुआ है इसके ऊपर, डैम बांध बना हुआ है, वो कौन सा है? केंजी डैम है। क्योंकि रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वैसे भी याद रख सकते हैं। और बाकी नाइजीरिया के बारे में बता रहा था, इसकी कैपिटल बहुत बार पूछी जाती है जिसका नाम है अबूजा। अबूजा, ठीक है, अबूजा, इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। बाकी थोड़ा सा इजिप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इजिप्ट भी अफ्रीका के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सबसे पहली बात बोलेंगे कि बताइए कि नील रिवर कहाँ पर है विश्व की सबसे लंबी, अगर रिवर की बात करते हैं। यहीं पर आपके है नील रिवर, यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको। कायरो इसकी कैपिटल है, कायरो या काहिरा जिसको हिंदी में कहते हैं ऐसे, काहिरा। वैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं कायरो, राइट। अच्छा, एक सिंपल सी बात है कि बोला जाता है कि ऐसा कौन सा जो प्रवेश द्वार है अफ्रीका का एशिया के साथ जुड़ने के लिए, वो इजिप्ट ही है। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से आप एक तरीके से रास्ता बन रहा है, बीच में जुड़ सकते हैं अफ्रीका से, या कह सकते हैं अलग करने वाला देश भी कौन सा, इजिप्ट है। पर प्रवेश द्वार माना जाता है कि एशिया में हम प्रवेश द्वार के रूप में यूज कर सकते हैं इजिप्ट को या मिस्र को। मैंने आपको बताया था कि सिनाई जो आपकी कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था, सॉरी प्रायद्वीप के बारे में, यहीं पर आपको देखने को मिलता है, सिंह की तरीके की है। और ये प्रायद्वीप बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। ये कई बार एग्जाम में आ रखा है, सिनाई ऐसे लिखेंगे इसको, सिनाई। प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है, और भारत का पेनिसुलर वाला पार्ट जो हमने बात करी थी प्रायद्वीप, वो वाला जानते हैं आप। अच्छा, बस इतना याद रखना वाले, और मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज मैं बताना ही भूल गया, नील रिवर के बारे में, या नाइल रिवर जिसको बोलते हैं। इस पर एक डैम बन रखा है जिसको कहते हैं आसवान डैम। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है आसवान, और ये मैंने स्टैटिक जीके कोर्स में आपको बताया था। आसवान जो आपका डैम है इसी रिवर के ऊपर है, और डैम बहुत ज़्यादा आते हैं कि बताइए कौन सी रिवर के ऊपर है ये। तो सबसे फेमस डैम है। अगर पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा डैम में इसका नाम जाना जाता है, क्यों? क्योंकि ऐसा समझ लीजिए लाइफ लाइन है ये इजिप्ट की, क्योंकि यहाँ से एक तरीके से बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। बहुत सारी जो इरीगेशन होती है उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, सिंचाई के लिए। तो वैसे बहुत ज़रूरी बन जाता है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इजिप्ट के बारे में, और कुछ खास इजिप्ट से बनता नहीं है क्वेश्चन। और वैसे यहाँ पर किसान, मैंने बताया कि एक तरीके से किसानी अच्छी है यहाँ पर होती है आपके इजिप्ट में। यहाँ के जो किसान होते हैं उनको एक नाम से जाना जाता है जिनको कहते हैं फेल्ला। फेल्ला, इसको हिंदी में मेरे हिसाब से ऐसे लिखेंगे, फेल्ला, ठीक है। यहाँ के किसानों को कहा जाता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल का पॉइंट था, इतना आप याद भी रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। बाकी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे आपका स्वेज कैनाल जाती है, और स्वेज कैनाल एक तरीके से बीच में रुकावट थी, पर नहर बनाई गई क्योंकि इसमें कुछ रास्ते को ब्रेक कर रहा था। वो बहुत लंबा समय लगता था आदमी को यहाँ से। अब जो रास्ता ये आपको यहाँ से दिख रहा है साहब, आपको पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो ये वाला रास्ता आपको सीधे मिल रहा है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें थी, तो इसको बनाया गया था, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। और वर्ष 1859 में इसका काम शुरू हुआ था स्वेज कैनाल का। लगभग 10 साल लग गए 1869 में बनाइए, फिर तैयार कर दिया गया था, बनाया था फर्डिनेंड के द्वारा। फर्डिनेंड के द्वारा ऐसे लिखेंगे, फर्डिनेंड ने इसको बनाया था। और बहुत अच्छी वैसे माना जाता है कि इसने बहुत आज के टाइम पे बहुत सहूलियत कर दी है लोगों के लिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत वाली बात थी। पर जब भी बना था ना, जो हमारी नहर बनाई गई थी, ये लगभग उस समय थी 164 किलोमीटर के अराउंड थी इसकी, जो अब लंबाई कह सकते हैं। पर आज के टाइम पे 2015 में इसकी लंबाई को और बढ़ा दिया गया, और आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में 193 किलोमीटर के अराउंड। और इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में, ठीक है। पहले थी इसकी 164 किलोमीटर, पर इसके हाल ही में भी बढ़ा दी गई है। और 193 जैसे आता है तो आप याद रखिएगा, यूएनओ में हमारा जो दक्षिण सूडान है, साउथ सूडान, उसको एक 193वां देश के रूप में उसको शामिल किया गया था। तो ये भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी बन जाती है, ठीक है। बाकी मैंने साउथ अफ्रीका के बारे में बता दिया, कुछ ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बनते नहीं है। बाकी जब हम कुछ और चीज़ें देखेंगे तो उसमें हम बात कर ही लेंगे, ठीक है।
और हाँ एक चीज़ बता दूँ, हाँ बहुत ज़रूरी है, साउथ अफ्रीका जैसे आ रहा दिमाग में, क्योंकि यहाँ पे एक नाम दिखा है तो इसलिए दिमाग में आ गया कि पहली चीज़ याद रखिएगा कि जो आपके हीरे होते हैं, हीरे डायमंड्स होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है आपका साउथ अफ्रीका। और खासकर इसकी एक जगह है जो इसकी खदान कह सकते हैं, खान कह सकते हैं, माइंस कह सकते हैं, जहाँ से देखने को मिलते हैं, और उस जगह का नाम है किम्बरेले। आपने नाम ज़रूर सुना होगा अगर आप थोड़ा हॉलीवुड मूवीज़ देखते होंगे। किम्बरेले, किम्बरेले, इसको ऐसे लिखेंगे, किम्बरेले, ये जगह है। और ये खदान कह सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो है आपकी साउथ अफ्रीका में। इसलिए इसको डायमंड सिटी भी कहा जाता है आपका, किम्बरेले को डायमंड सिटी। ठीक है, हीरो की नगरी भी कह सकते हैं। वैसे अगर हमारे यहाँ बात करें तो सूरत है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये हो गया हमारा। बाकी आप सभी जानते हैं इसकी कैपिटल के बारे में, जो इसकी कैपिटल कौन कौन सी है। जैसे आपकी जुडिशियल कैपिटल के बारे में बोला जाता है तो जुडिशियल आपकी ब्लॉमफेंटन, ठीक है, यहाँ पर होगी आपकी ये बीच में। और अगर जुडिशियल हो गई, ये अपने स्टैटिक जगह का पार्ट है। अगर हमसे पूछा जाता है कि प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सी है इसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव है आपकी प्रिटोरिया, बहुत ज़रूरी है। एक और है जो दिमाग से निकल रही है मेरी, हाँ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव जो इसकी कैपिटल है उसका नाम है आपका केप टाउन। तो तीनों एग्जाम में कई बार आता है, और ये मैं आपको स्टैटिक जी के कोर्स में बता चुका हूँ। जुडिशियल हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। इसको हिंदी में कहेंगे प्रशासनिक, इसको कहेंगे न्यायिक, न्यायिक कहा जाएगा। और लेजिस्लेटिव को कहा जाता है, लेजिस्लेटिव को क्या कहा जाता है हिंदी में? वैधानिक कहा जाएगा शायद, मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैधानिक, ये एक सारी राजधानी इसकी पूछी जाती है। तो ये हो गया हमारा सारा जो हमने बात कर ली थी। केप ऑफ गुड होप को मैंने बताया था, बार्टोलोमियो ने इसकी खोज करी थी, और ये एक तरीके से भारत की खोज कर सकते थे, पर ये उसी के रास्ते वापस चलेगा। पर इसमें फिर दोबारा, क्योंकि बार्टोलोमियो जो थे खुद वो पोर्चुगीज थे, पुर्तगाली थे, पर उसी रास्ते को अपनाते हुए फिर वास्को डी गामा आते और उन्होंने हमारे भारत की खोज कर दी उसमें आते समय। ठीक है, बाकी हाँ एक चीज़ है, जैसे मैं सहारा डेजर्ट के बारे में बता रहा था, ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, बताइए कि सहारा डेजर्ट को खोजा किसने था? उनका नाम था डिक्सन, डिक्सन नाम था उनका। वैसे पूरा नाम था डिक्सन डेनहैम, डेनहैम ये नाम था इनका, ऐसे लिखेंगे, डिक्सन डेनहम, राइट, ये इनका नाम था। इन्होंने सहारा मरुस्थल की खोज करी थी। खोज मतलब क्या होता है कि खोज ऐसे कह सकते हैं कि देखा इन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने इसको बनाया था, ऐसा तो नहीं है। बस ये बोला जाता है खोजा गया, क्योंकि इनके द्वारा ये पहले पहुंचे थे। और डिक्सन डेनहम ये व्यक्ति जो सहारा डेजर्ट में गए, जो विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, तो ये भी हम याद रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि हाँ विक्टोरिया, जो मैंने वाटरफॉल के बारे में बात करी थी, विक्टोरिया वाटरफॉल आपके अफ्रीका में ही पड़ता है। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। एक्चुअली क्या होता है कि जो लिविंगस्टन का आपने नाम सुना होगा, लिविंगस्टन, आज के टाइम पे लिविंगस्टन जो है हमारे एक क्रिकेटर भी है, जो इंग्लैंड की तरफ से खेलते, बहुत अच्छी बैटिंग करते विस्फोटक। तो नाम से याद रख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। ये ब्रिटेन के थे। अब ये जाते हैं यहाँ पर, और इस वाटरफॉल को जब देखते बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैंने बताया आपको कि जो लिविंगस्टन है, जो आपके या ब्रिटेन के लोग ने यहाँ पर अधिकार कर रखा था काफ़ी कंट्रीज़ में, तो ये जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और फिर ये लिविंगस्टन ही इसका नाम रख देते हैं अपनी महारानी के नाम पे, विक्टोरिया। इसलिए जलप्रपात इसका नाम रखा जाता है, वाटरफॉल। इसलिए आज के टाइम पे भी विक्टोरिया वाटरफॉल के नाम से इसको जाना जाता है। ब्रिटेन के थे वो, जो उन्होंने देखा था। और लिविंगस्टन ने एक ही रिवर का नाम नहीं रखा था, एक और रिवर रखा था जाम्बेजी के बारे में, जाम्बेजी, जो मैंने अभी आपको बताया था, जाम्बेजी रिवर, इसका नाम भी लिविंगस्टन के द्वारा ही रखा गया था। तो ये भी आप रख सकते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा। और बस इतना ही है मेरे हिसाब से, मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बाहर देखने को मिले। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ, हमारी जो अमेरिका के बारे में, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। फिर उसके बाद हम साउथ अमेरिका देखेंगे, और मेरे हिसाब से मैंने फिर उसके बाद सारे कंप्लीट कर ही लिए, और जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मई मंथ के एंड तक इसको समाप्त कर दिया जाए, ज्योग्राफी को। और क्लासेस में डेली रखूँगा, जैसे आपकी हिस्ट्री की चल रही है, और जब जब समय मिलेगा तो उसको जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। बड़े बड़े लेक्चर चल रहे हैं, आपको लग रहा होगा 1 घंटे का लेक्चर चल गया, ये एक ही टॉपिक में जल्दी खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी।